अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ लॉजिक हैं। एप्लीकेशंस ऑफ लॉजिक में हमारे पास दो किस्म की स्विचेस आ जाते हैं, एक सीरीज़ आ जाता है, एक पैरेलल आ जाता है। जिसमें जो सीरीज़ हमारे पास जो स्विच है यहाँ पर उसको एंड के बराबर कहा गया है और जो पैरेलल वाला स्विच है उसको और के बराबर कहा गया है। किस तरह से कि पैरेलल में जो हमारे पास एंड होता था, एंड वाले में एंड के फंक्शन में क्या होता था कि अगर हमारे पास एक भी फॉल्स है ट्रूथ वैल्यू तो हमारे पास आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, मतलब इसी तरह अगर एक भी स्विच क्लोज है तो लाइट बल्ब की स्टेट क्या होगी, ऑफ होगी। और इसी तरह हमारे पास पैरेलल में हमारे पास और यूज़ किया गया है लॉजिक गेट को। तो यहाँ पर अगर एक भी स्विच ऑफ होगा, ठीक है, मतलब एक भी स्विच ओपन होगा तो स्टेट भी ऑन होगी। ठीक है, इसी तरह अगर एक भी हमारे पास ट्रुथ वैल्यू ट्रू है तो हमारे पास आंसर भी उसका ट्रू ही आएगा। आगे इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं आता पेपर में, एमसीक्यूज आ जाता है नोट एंड गेट के अबाउट कि उसका निशान मतलब कि सिंबल कौन सा है, तो वो अभी हम पढ़ने लगे कि उसका सिंबल यहाँ पर क्या है। तो जो नोट गेट है ना उसका सिंबल हमारे पास इस तरह से, मतलब आगे की रिंग लगी होती है। नॉट गेट में हमारे पास एक ही हमारे पास अ नॉट गेट इज़ अ सर्किट जिसमें हमारे पास एक इनपुट है और एक ही आउटपुट है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास नॉट गेट जो है हम उसको कहते हैं ये नेगेशन की तरह भी है, क्योंकि नेगेशन में भी हमारे पास एक ही इनपुट यूज़ होता था जिसको हम कन्वर्ट कर देते थे। तो P जो है अगर हमारे पास 1 है तो इसको नॉट गेट से जब हम पास करेंगे तो R हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, एंड गेट आपने इसका सिंबल अच्छी तरह से याद रखना है, ये पेपर में आ जाता होता है, एमसीक्यूज में भी आ जाता होता है, शॉर्ट में भी आ जाता होता है कि इसका सिंबल आप बनाएं। और एंड गेट में क्या है कि एंड गेट इज अ सर्किट जिसमें हमारे पास दो इनपुट्स होती हैं और एक आउटपुट होती है। ठीक है, और एंड गेट को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, दो इनपुट और एक आउटपुट। अगर यहाँ पर P की आउटपुट 1 है और Q की आउटपुट 0 है तो R की आउटपुट क्या होगी, हमारे पास 0 होगी, क्योंकि अगर एक भी ट्रूथ वैल्यू 0 आ जाती है, एक भी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आ जाती है या एक भी ट्रूथ वैल्यू क्लोज्ड आ जाती है तो हमारे पास पाथ जो है वो क्लोज्ड होगा। ठीक है, या 0 होगा या फॉल्स होगा। मतलब मैंने तीनों सिचुएशंस में बता दिया है कि जब भी आपको मतलब ट्रूथ वैल्यू के लिहाज से आ जाए, टी एफ के लिहाज से मतलब ट्रू फॉल्स के लिहाज से आ जाए, या आपको 1 या 0 के लिहाज से आ जाए, या ट्रू और फॉल्स के लिहाज से आ जाए, या ओपन और क्लोज सर्किट के लिहाज से आ जाए। ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ा कि अगर एक भी पाथ तो और क्या है, अगर एक भी पाथ क्लोज होगा तो हमारे पास स्टेट क्या होगी, ऑफ होगी। ठीक है, ओके, ये हमारे पास और आ जाता है। अब और हमारे पास क्या है, और का हमारे पास सिंबल ये होता है। अब और गेट में क्या है कि और गेट इज अ सर्किट जिसमें हमारे पास दो इनपुट सिग्नल्स हैं और एक आउटपुट सिग्नल होता है। इफ बोथ सिग्नल्स इनपुट्स आर 0 देन द आउटपुट इज 0, अदरवाइज द आउटपुट सिग्नल इज 1। अच्छा, अब क्या है कि आपने इसका सिंबल देख लेना अच्छी तरह से, और इसमें क्या है कि अगर हमारे पास एक भी इनपुट जो है अगर 1 होगी तो आंसर हमारे पास 1 होगा। ठीक है, ओके, कम्बिनेशनल सर्किट्स हैं ये आप देख लीजिएगा एक बार। वैसे तो कम्बिनेशनल सर्किट कुछ इस तरह से बनाया गया है कि एंड और नॉट का। ठीक है, ये एंड सर्किट बना हुआ है हमारे पास और ये नॉट गेट है और ये और गेट है। एंड के दो सिंबल्स वो इनपुट्स होते हैं और एक आउटपुट होता है। अब जो एंड का एक आउटपुट आ रहा है वो और के एक इनपुट के साथ कनेक्टेड है। वैसे ये पेपर में नहीं आते, लेकिन अगर आ भी जाएं तो वो जस्ट आपसे ये पूछते हैं कि अगर यहाँ पर 1 एंड गेट लगा हुआ है, 1 की आउटपुट 0 है, 1 P की आउटपुट 1 है और Q की आउटपुट 0 है, तो बताएं आगे इसका क्या होगा, तो वो 0 होगा। ठीक है, अब आगे 0 है, ये नॉट गेट में आगे जाएगा तो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 1 में कन्वर्ट हो गया। अब ये 1 यहाँ पर आ गया, अब ये 1 और ये R का 0, 1 और 0 और गेट लगा तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। इस तरह अगला कम्बिनेशन सर्किट भी देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ कि फॉर एग्जांपल अगर P की वैल्यू मेरे पास 0 है और Q की वैल्यू 1 है और R की वैल्यू 0 है तो एंड गेट 0 और 1 में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नोट में जाकर 1 में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा, 1 और 0 1। ठीक है, लेबलिंग इंटरमीडिएट आउटपुट। अब यहाँ पर कुछ इस तरह से अप्लाई किया गया है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये वाली फर्स्ट वाली रो लेती हूँ
ठीक है। अब इस फर्स्ट रो में P हमारे पास क्या है 1, Q हमारे पास क्या है 1 और R हमारे पास क्या है 1। मैंने यहाँ पर ये पुट कर दिया। ये मैं इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपकी ज़रा प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, पेपर में आ भी जाए तो लेकिन आप कर पाएँ। तो P Q में एंड का गेट लगाएंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। और जब हम और का गेट आगे लगा देंगे, नॉट का गेट सॉरी लगा देंगे तो आउटपुट कन्वर्ट होकर 1 से 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर 0 है और यहाँ पर R की वैल्यू क्या है 1 है। अब 0 और 1 के आगे और गेट लगा तो आंसर क्या आ गया 1। तो एस क्या 1 है? हाँ जी 1 है। ठीक है। ओके, अब दोबारा से अगली इनपुट देखते हैं। अगली इनपुट टेबल में हमें क्या दी गई है? अगली इनपुट दी गई है 1 1 R 0 है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 1 0 0 0 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। और लास्ट वाली थोड़ी सी इनपुट देख लेते हैं हम। ये वाली इनपुट, इस वाली इनपुट में हमारे पास क्या कहा गया है कि इस वाली इनपुट में P हमारे पास 0 है, सॉरी रेज नहीं हुआ। P हमारे पास 0 है, P हमारे पास 0 है, Q हमारे पास 0 है, R हमारे पास 0 है। तो 0 0 एंड गेट में 0 होगा और जब नोट गेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ पर R 0 1 और 0 और में 1 होता है। ठीक है। तो ऐसा हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। अब कुछ बूलियन अलजेब्रिक डायग्राम्स हैं। ओके। अब आपको फॉर एग्जांपल डायग्राम दी जाती है और कहा जाता है कि इसको लॉजिक गेट्स में दिया गया है। ट्रेस द सर्किट फ्रॉम लेफ्ट राइट एंड राइट डाउन द आउटपुट ऑफ ईच लॉजिक गेट। तो सबसे पहले हमने इसकी बूलियन एक्सप्रेशन देखनी है कि क्या बन रही है, मतलब गेट्स वगैरह लगा के। स्ट्रक्चर तो आपको बनाकर इन्होंने ये दिया हुआ है ना, हमने गेट्स के सिंबल्स यूज करने हैं। ठीक है, जैसे कि हमने वो एक पढ़े थे पीछे लॉजिक गेट्स। ओके। अब देखा जाए P और Q है, P और Q के दरमियान और का गेट लगा हुआ है ना, तो सबसे पहले P और Q हमें लिख देना। ठीक है। P और Q आ गया, ये मैंने ये यहाँ लिखा हुआ है P और Q। और उसके बाद ये वाला P, ठीक है, ये वाला P यहाँ अटैच, इसका मतलब P और R, P और R के दरमियान भी कौन सा गेट है और का। अब इन दोनों की जो आउटपुट आ रही है उन दोनों के दरमियान कौन सा गेट है, एंड गेट है। तो P R एंड इन दोनों के दरमियान और P और R इस तरह से। अब इस तरह से ये P और Q है, ये P और ये Q है, इन दोनों के दरमियान एंड गेट है तो P एंड Q आ जाएगा। और ये R है तो यह जाके आगे नेगेशन R हो जाएगा। अब इन दोनों के दरमियान कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ है और, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा और आ जाएगा। ठीक है। ओके, बाकी और कुछ भी नहीं। आगे हम लेक्चर नंबर 7 पे आते हैं जिसमें हमने थे सेट थ्योरी के अबाउट पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर बहुत सारा से भी आता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। कि हमारे पास जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें हमारे पास कलेक्शन दी गई हो सेट्स की, उसको हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। ठीक है। द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ द सेट। ऑब्जेक्ट्स को हम मेंबर्स या एलिमेंट्स कहते हैं सेट का। सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। सेट जो है उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल, ये सेट का नेम है तो सेट के नेम को हमेशा हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। ठीक है। द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय लोअर केस लेटर। और जो एलिमेंट्स के सेट के जो एलिमेंट्स है, अंदर जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं उसको हमने लो लेटर्स मतलब कि छोटे लफ्जों में छोटी अल्फाबेट के लेटर्स में शो करना है, मतलब लोअर केस लेटर्स में हमने लिखना है। इफ एन ऑब्जेक्ट x इज अ मेंबर ऑफ अ सेट A, x का मतलब यहाँ पर कोई सा भी, मतलब कोई सा भी हमारे पास नंबर हो सकता है, कोई सी भी चीज हो सकती है। ठीक है। x जरूरी नहीं x ही हो, x की जगह हम 4 भी ले सकते हैं, x की जगह हम अर्थ भी ले सकते हैं, x की जगह हम नेम भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है। अगर हमारे पास x A का मेंबर है तो हम उसको किस तरह से डिनोट करते हैं। A हमारे पास क्या है, A हमारे पास एक सेट है जो कि A हमारे पास क्या सेट है और x क्या है, x उसका एलिमेंट है। तो हमने इसको किस तरह से लिखना है, इसको हमने इस तरह से लिखना है कि x इज द एलिमेंट ऑफ A। इस तरह से E लिखना है, नॉट दिस E, इस तरह से नहीं लिखना, कर्व में लिखना है E। ठीक है।
हो जाएगा इस तरह से भी। और जब हमारे पास x एक एलिमेंट है a का तो हम उसको इस तरह से डिनोट करते हैं, और जब एलिमेंट नहीं है तो हम उसको ऊपर हल्का सा क्रॉस लगा कर डिनोट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम किस तरह से रीड करते हैं, x इज बिलोंग्स टू a पढ़ते हैं इस तरह से, or x is in A, or x is an element of A. Otherwise, we say that x is not the element of A, which reads as x does not belongs to A, x is not in A, and x is not an element of A. ठीक है, उसके बाद हमारे पास टेबुलर फॉर्म आ जाती है। अब टेबुलर फॉर्म क्या है कि all the elements of a set separated by commas and enclosed within the curly braces, हम उसको curly braces में लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस में इनक्लोज करते हैं सेट्स के सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको, और कोमा से हम उसको सेपरेट करते हैं। और बाकी ये नोट देख लें, नोट में कहा गया कि ये जो डॉट्स आ गए हमारे पास, ये डॉट्स अब हमारे पास क्या है, दिस इज फॉर इनफाइनाइट नंबर्स। ठीक है, ये इनफाइनाइट नंबर्स, सॉरी इनफाइनाइट नंबर्स नहीं कहेंगे हम इनको, ये कभी कभी किसी सिचुएशन में यूज होता है इनफाइनाइट, लेकिन यहाँ पर जो डॉट और डॉट है ये हमारी पिछली एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहे थे, जैसे 1 4 8 6 1 4 8 12, तो ये जो सीक्वेंस चलती आ रही है 4 4 के गैप से, तो वो आगे डॉट 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 यही जाहिर करेगा कि आगे भी हमने सीक्वेंस जो है वो 4 की ही लेकर चलनी है। ठीक है, तो इसको हम कहते होते हैं, इन डॉट्स को हम एलिप्सिस कहते होते हैं, और एलिप्सिस इट इज़ अ शॉर्ट फॉर एंड सो फोर्थ। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ जाती है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमारे पास क्या है कि हम एलिमेंट्स के सेट के एलिमेंट्स को वर्ड्स में लिखते होते हैं, जैसे कि सेट ए है हमारे पास, इस ए सेट में हमने क्या कहा है कि सेट ऑफ 5 सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ पर हमारे पास नंबर्स इस तरह से नहीं दिए गए, वर्ड्स में एक्सप्लेन किया गया है। पहले आपने 5 नेचुरल नंबर्स लेने हैं, ठीक है, फिर सेट ऑफ पॉजिटिव 5 इंटीजर्स लिखने हैं, फिर सेट ऑफ पॉजिटिव 1, ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है। ठीक है, इसको आगे हमने बाद में खुद ही खोल के लिखना होता है, क्योंकि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 4 5, और इसी तरह से ये हमारे पास set of positive even integers less than equal to 50 और set of positive odd integers। अब उसके बाद हमारे पास set builder form आ जाती है। अब इस set builder form में क्या है कि set builder form में हम symbolically represent करते हैं अपने elements को, किस तरह से कि जैसे कि x is an element of natural numbers, और जो x है वो हमारे पास is less than x is less than equals to 5 है। तो ये हमारे पास क्या है, set builder form है। और ये जो ये लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये फॉर ऑल की भी यूज होती है। ठीक है, सेट ऑफ नंबर्स हम देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं 1 से लेकर जितनी मर्जी काउंटिंग आप ले लें, ठीक है, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, याद रखना आपने। इंटीजर्स, अब इंटीजर्स क्या होते हैं, प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स कॉल्ड इंटीजर्स, उसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जबकि होल नंबर को हम w से और नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ऑफ इवन नंबर्स को हम e से रिप्रेजेंट करते हैं। इवन नंबर्स हमारे पास प्लस और माइनस में होते हैं, लेकिन इवन नंबर्स वो होते हैं जो हमारे पास 2 पर डिवाइडेड हो। ठीक है, 2 पर डिवाइड होने वाले नंबर्स को हम इवन नंबर्स कहते हैं, जबकि ओड नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल पर नहीं जाते। ठीक है, अब इसके बाद हमने रैशनल नंबर समझने हैं। रैशनल नंबर वो रैशनल नंबर्स होते हैं जो 1/2 की फॉर्म में हो, मतलब कि p/q की फॉर्म में हो, और इरेशनल नंबर वो रैशनल नंबर होते हैं जो कि हमारे पास इस फॉर्म में ना हो, जैसे कि अंडर रूट की फॉर्म में हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। और जो रियल नंबर्स होते हैं ना हमारे पास, रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि नंबर लाइन पर हमने नंबर्स को डिनोट किया होता है। ठीक है, वो रियल नंबर्स होते हैं, वो तमाम नंबर्स जो रियल लाइन एक नंबर लाइन पर डिनोट किए गए हों। ठीक है, अब कम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास आयोटा की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास आयोटा के फॉर्म में होते हैं। नंबर लाइन हमारे रियल नंबर्स हमारे पास नंबर लाइन पर हमने प्लॉट किए होते हैं। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है, सबसेट हमने देखना है। अब ये बहुत ही मजे का आगे टॉपिक आ रहा है कि सबसेट सुपर सबसेट। सबसेट क्या होता है हमारे पास, सबसेट वो होता है A is called a subset of B। A is called a subset of B किस तरह से कहलाया जाएगा, जब A के तमाम एलिमेंट्स B में मौजूद होंगे। ठीक है, A इसको हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है,
A is a subset of B, it is written as this, and a set is a subset of B if and only if अगर any element of A is also the element of B, कि कोई भी A का एलिमेंट B में मौजूद है तो हमारे पास A क्या है, ये दोनों आपस में सबसेट है। A is the subset of B, ठीक है। देन X is the element of B, मतलब कि X जो है अगर वो A का एलिमेंट है तो X B का भी एलिमेंट होना चाहिए, तो सबसेट है, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब क्या ए बी का सबसेट है? हाँ जी है, क्योंकि इसमें 1 भी है, 2 भी है, 1 भी है, 3 भी है और 5 भी है, ठीक है। 1 भी है, 3 भी है और 5 भी है। अब क्या सी बी का सबसेट है? हाँ जी है। किस तरह से है सी बी का सबसेट? क्योंकि सी का हर एलिमेंट बी में मौजूद है, ठीक है। कैसे? सी में हमारे पास 1 3 4 है, 1 3 4 है, जबकि इसमें भी 1 3 4 है। अब क्या ए डी का सबसेट है? देखते हैं कि सबसेट है कि नहीं। तो ए में 3 1 5 है और ए में बी डी में 3 1 5 है और ए में 1 3 5 है, तो तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं। हाँ जी हैं, तो ये आपस में एक दूसरे के सबसेट है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ डी। ओके, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास आए थे, द सेट ऑफ इंटीजर जी इज अ सबसेट ऑफ सेट रैशनल नंबर्स क्यू। एवरेज डिजिट, ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि जो n है वो n/1 जो है वो हमारे पास एलिमेंट है क्यू का। और क्यू किसको कहते हैं? हम रैशनल नंबर को कहते हैं। मैं आपको यहाँ पर रैशनल नंबर की डेफिनेशन निकाल के दिखा देती हूँ। Rational number. A rational number is a number that is expressed as ratio of two integers with where the denominator is not be equal to zero, whereas irrational number cannot be expressed in the form of fractions. Rational numbers are terminating decimals, but irrational numbers are not terminating and non-recurring. Okay, 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 okay. उसके बाद प्रॉपर सबसेट क्या होता है हमारे पास? ए और बी दो सेट्स हैं हमारे पास, ठीक है। अगर तो हमारे पास अगर हमारे पास ए भी दो सबसेट है, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इस तरह से कहलाया जाएगा इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी, हर बी का every element of a just a minute. Every element of A is in B. There is at least one element of B is not in A is noted by this. इस तरह से कि A का हर एलिमेंट B में मौजूद हो, जबकि जो B का एक आधा एलिमेंट है वो A में मौजूद ना हो। इस तरह से ये प्रॉपर सबसेट कहलाता है। प्रॉपर सबसेट जो है वो इस तरह से डिनोट होता है, जो सबसेट है वो इस तरह से डिनोट होता है, ठीक है। ओके, टू सेट्स हमारे पास ए बी है और इक्वल तब इक्वल होते हैं जब हमारे पास ए और बी के तमाम जो सेट एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के बराबर हों, तो हमारे पास इक्वल सेट होता है। अब इक्वल सेट की एग्जांपल ये हमारे पास है 1 3 1 2 3 6 3 1 2 6, दोनों आपस में बराबर है। किस तरह से? सीक्वेंस मैटर नहीं करता, एलिमेंट्स मौजूद होने चाहिए, ठीक है। नल सेट हमारे पास क्या होता है? अब नल सेट हमारे पास क्या है कि वो सेट है जो खाली हो, ठीक है। इसको हम a set which is contain no elements को हम नल सेट भी कहते हैं, एम्प्टी सेट भी कहते हैं और वॉइड सेट भी कहते हैं। इसको हम ग्रीक लेटर पाई, जिसको हम पाई कहते हैं, उसे डिनोट करते हैं या खाली ब्रैकेट से भी शो करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, रिमार्क्स में कहा गया है कि फाई इज रिगार्डिंग एज सबसेट ऑफ एवरी सेट, कि फाई जो है उसको हर सेट का सबसेट कहा जाता है, या फिर इस तरह से याद रखने को पूछ लिया जाता है। ओके, आगे चलते हैं, लेक्चर को फटाफट कंप्लीट करते हैं। आगे 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 यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें हमारे पास हर किस्म का मतलब के इसमें हमारे पास तमाम नंबर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम 1 2 के लिहाज से लें तो 1 2 सारी मौजूद होगी, 1 से लेकर एंड तक, जहाँ तक भी 1 2, ठीक है। और
ABC ले लें तो ABC में भी तमाम एलिमेंट्स जी तक मौजूद होंगे, ठीक है। अब वेन डायग्राम उसके बाद वेन डायग्राम आ जाती है। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार यूनिवर्सल सेट की। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि the set of all elements under consideration is called universal set. The universal set is usually denoted by U, जिसको हम U से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये रहा यूनिवर्सल सेट, ओके। और वेन डायग्राम हमारे पास क्या है, वेन डायग्राम उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स को by regions in planes. A universal set is represented by the interior of the rectangle and the other sets are represented by the disk lying within the rectangle. वेन डायग्राम आपने पहले भी कहीं पढ़ी होगी 9-10 में। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास एक रेक्टेंगल होता है जो कि हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट होता है वो आउट एक कोने में शो किया जाता है कि हमारे पास पूरा जो बॉक्स है एक यूनिवर्सल सेट है, और ये अंदर जो हमारे पास सेट्स हैं ये हमारे पास इनके अंदर हम एलिमेंट्स को पुट कर सकते हैं। अब उसके बाद फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स आ जाते हैं हमारे पास। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स में क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि a set S is to be finite if it contains exact m distinct elements, where m denotes some non-negative integers, जिसमें हमारे पास कुछ महदूद किस्म के महदूद एलिमेंट्स हैं, ठीक है। लामहदूद नहीं, महदूद हो, ठीक है। कि हमें पता हो कि 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं तो हमारे पास चार ही एलिमेंट्स रहेंगे। अब a set is said to be infinite, जो कि फाइनाइट ना हो। कुछ एग्जांपल्स ऐसे अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि a set S of English alphabets are infinite, क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि 26 एलिमेंट्स होते हैं। नल सेट भी हमारे पास फाइनाइट है क्योंकि हमें पता है इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। इसी तरह सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास इनफाइनाइट है बिकॉज वी डोंट नो हाउ मैनी पॉजिटिव इंटीजर्स आर। उसके बाद मंथ इन अ ईयर फाइनाइट है, इवन इंटीजर्स इनफाइनाइट हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 1 फाइनाइट हैं, एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ फाइनाइट हैं, लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस इनफाइनाइट हैं, ओके। एक्स जो है वो हमारे पास रियल नंबर है। उसके बाद एक्स की पावर 100, तो ये भी एक फाइनाइट है। सर्कल्स थ्रू ओरिजिन हमारे पास इनफाइनाइट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मेंबरशिप टेबल आ जाता है। इस मेंबरशिप टेबल में हमारे पास क्या होता है, मेंबरशिप टेबल जैसे कि पहले आपसे पता चल रहा है टेबल, तो एक किसी चीज़ का मतलब कि हमारे पास यहाँ पर अब हमने यूनियन कॉम्प्लीमेंट वगैरह स्टार्ट कर लेना है, तो उस कॉम्प्लीमेंट को हम सी से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का मेंबरशिप टेबल बनाया गया। इसी तरह आगे जाकर ना हम यूनियन का भी टेबल देखेंगे, मेंबरशिप टेबल देखेंगे और इंटरसेक्शन का भी टेबल देखेंगे। तो मेंबरशिप टेबल जस्ट है क्या कि अ टेबल डिस्प्लेइंग membership table है कि actually a table displaying the membership of elements in sets। क्या शो करता है, मेंबरशिप एलिमेंट्स की शो करता है सेट्स में, ठीक है। टू इंडिकेट दैट एलिमेंट इज इन अ सेट, एलिमेंट के सेट को डिनोट करता है, इंडिकेट करता है। अब जो यहाँ पर 1 है ये जस्ट एग्जांपल है, बस आपने याद रखना कि मेंबरशिप टेबल ये होता है। मेंबरशिप टेबल वैसे ये चीज़ पेपर में नहीं आती, लेकिन मेंबरशिप टेबल जो है वो पेपर में बनाने के लिए आता है। तो आगे में हम देखते हैं कि मेंबरशिप टेबल जो है वो किस तरह से बनता है। लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट हो गया। लेक्चर नंबर 8 में हमारे पास यूनियन आ जाता है। अब ये यूनियन है कि हम पहले भी हमने यूनियन, इंटरसेक्शन और हमने कॉम्प्लीमेंट हमने पढ़ा था, यही सब कुछ अब हम दोबारा पढ़ेंगे। तो यूनियन हमारे पास क्या है कि हमारे पास लेट ए एंड बी आर let A and B subsets of a universal set U. The union sets of A and B is a set of all elements in U that belongs to A or to B or to both, ठीक है, and it is denoted by A union B। हमारे पास यूनियन होता क्या है कि जब भी हमने किसी दो सेट्स का, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास ये एग्जांपल उन्होंने दिया गया, ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है कि x जो है वो तमाम x के तमाम एलिमेंट्स जो है ना, मतलब x जो है वो यूनिवर्सल सेट है, आई एम सॉरी, x जो है वो यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है, और जो हमारे पास x जो है वो a का भी एलिमेंट है और x जो है वो b का भी एलिमेंट है। और अब आगे एग्जांपल हमारे पास दी गई है कि u हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें a b c d e f g लिखा हुआ है। a हमारे पास a c e g है, जबकि b हमारे पास d e f g है।
तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या होता है कि हमने ए और बी के तमाम एलिमेंट्स मिलाकर लिख देने होते हैं। जो रिपीट हो रहे होंगे ना, हमने उसको भी एक ही बार लिखना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो हमने देखना है कि किस तरह से हमें करना है। a इक्वल्स टू 1 2 3 4, ये हमारे पास एक सेट आ गया a का, और हमारे पास ये b का सेट आ गया है 3 4 4 8। ठीक है, मकसद यहाँ पर समझाने का ये है कि अभी हम समझ लेते हैं। ठीक है, a यूनियन b, तो देखा जाए तो यहाँ पर 1 2 3 4, अब देखा जाए तो 4 2 बार है, लेकिन हमने इसको एक ही बार लिखना है। ठीक है, और ये 8 ऐसे के नीचे आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाता है ए यूनियन बी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ओके, नेक्स्ट में हमारे पास इंटरसेक्शन आ जाता है, और यहाँ पर एक और चीज़ भी बताई गई है कि दो मेंबरशिप टेबल है, जो मेंबरशिप टेबल है ना, यूनियन को हम और से रिप्रेजेंट करते हैं। इधर मेरे नोट्स में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। नोट्स जो है ना, मैं आपको वो 6 7 8 9 के वीडियो के स्टार्टिंग में ही ना पिक्स अटैच कर दूंगी, ताकि आप वहाँ से देख लें। तो ये देखें, रिमार्क्स में मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि ए यूनियन बी जो है वो बी यूनियन ए के बराबर है। दूसरी तरफ मैंने रिमार्क्स में लिखा हुआ है कि ए सबसेट ए यूनियन बी का बी सबसेट ए यूनियन बी के बराबर होता है। तो ये आपने ना एमसीक्यूज के लिए अच्छी तरह से इसको याद रखना है। एमसीक्यूज इसके अबाउट आ जाता होता है। मेंबरशिप टेबल, तो आगे यही मेंबरशिप टेबल मैं आपको कह रही थी कि आगे हम मेंबरशिप टेबल मजीद बनाएंगे। तो ये होता है मेंबरशिप टेबल। ठीक है, अब यूनियन का मेंबरशिप टेबल हमने क्या कहा था कि ये और के बराबर हो सकता है। तो और में क्या होता था कि एक 1 हो जाए तो हमारा आंसर 1 आ जाता है। तो 1 1 1 1 0 1 0 1 1 और 0 0 0। ठीक है, क्योंकि ठीक है, ये एग्जांपल दी गई है, ये एग्जांपल है। और वेन डायग्राम जो है हमारे पास यूनियन की, वो इस तरह से बनती है, क्योंकि इसमें जो हमारे पास यूनियन होता है उसमें ए के भी तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं और बी के भी तमाम एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। ओके, मैंने ना यहाँ मेंशन किया हुआ, ये रहा मेंशन मैंने यहाँ किया हुआ कि ये ए और बी के बराबर होता है। ठीक है, मतलब कि डिसजंक्शन के बराबर। उसके बाद इंटरसेक्शन हमारे पास आ जाता है। इंटरसेक्शन जो है उसको हम कंजक्शन के बराबर कहते हैं। इसको हमने कंजक्शन का भी नेम दिया, जैसे हमने सीरीज और पैरेलल को दिया था। ये वो चीज़ नहीं है, लेकिन उसी तरह से हमने इसको इसके बराबर कंजक्शन के बराबर कह दिया और डिसजंक्शन के बराबर कह दिया। इंटरसेक्शन जो है वो कंजक्शन के बराबर है, और जो यूनियन है वो डिसजंक्शन के मतलब और के बराबर। अच्छी तरह से आपने याद रखना है। ठीक है, पेपर में इसके अबाउट पूछ लिया जाता है, एमसीक्यूज में पूछा जाता है, शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, शॉर्ट में आपको मेंबरशिप टेबल बनाने के लिए भी दे देते हैं, एज अ लॉन्ग भी आ जाता है, या आई थिंक सो वेन डायग्राम, मुझे कंफर्म नहीं इतना, लेकिन बहुत कम आती होती है वेन डायग्राम। मेंबरशिप टेबल आ जाता होता है। तो आगे चलते हैं। सिंबॉलिकली हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी को, और ये जो है वो हमारे पास इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। नोट्स की तरफ ही चलते हैं, तो नोट्स की तरफ ही देखते हैं नोट्स में क्या है और मज़ीद। इंटरसेक्शन के अबाउट ही बताया गया है। आप नोट्स देख लीजिएगा अच्छी तरह से। मैं यहाँ से बड़ी कंसेप्ट जो भी हैं हैंड आउट से कंप्लीट करवा देती हूँ। बाकी जो हैंड आउट से हमारे देखे बनाए गए हैं लेक्चर्स, जो नोट्स हैं, इंटरसेक्शन में हमारे पास एंड होता है और यूनियन में हमारे पास और होता है। मैं बार बार रिपीट करूँ ताकि आप मिक्स मत कर दें। ओके, आगे यूनियन इंटरसेक्शन देखते हैं। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि हमारे पास दो टेबल्स आ जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर हम टेबल्स ड्रॉ करते हैं। तो टेबल हमारे पास ए 1 2 3 4 5। ठीक है,
और बी हमारे पास जो है वो 2 4 6 9 10। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो कॉमन चीजें होती हैं ना वो आती हैं, उसको हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अब जो चीजें कॉमन होंगी ना सिर्फ और सिर्फ हमने उसी के अबाउट लिखना है। अब इसमें 2 कॉमन है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और इसमें 3 भी नहीं है, 4 कॉमन है तो यहाँ 4 आ जाएगा, और 6 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, तो इसका मतलब यही हमारे पास इंटरसेक्शन है। ओके, अब हमने क्या बनाना है इसका यहाँ पर वेन डायग्राम। तो इसकी वेन डायग्राम कुछ इस तरह से होती है, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट आ जाता है, ये ए का सेट हो जाता है और ये बी का सेट हो जाता है। अब यूनिवर्सल सेट फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप 1 और 2 ले लो एग्जांपल में, और बी का सेट ले लो 2, ठीक है, और बी का सेट ले लें 2 2 2 2 2 और 3, ठीक है। अब 1 जो है वो यहाँ आ रहा है लेकिन 2 दोनों में है, तो हम यहाँ दरमियान में लगेंगे। 3 है नहीं है तो 3 बाहर आ जाएगा, तो दोनों में कॉमन 2 था तो दरमियान वाला हिस्सा कवर हो जाएगा। ओके, इसका मतलब दरमियान वाला हिस्सा कवर हो जाएगा, यूनियन में दोनों हिस्से कवर होते हैं, दोनों सेट्स। ओके, कुछ रिमार्क्स हैं यहाँ पर। रिमार्क्स यहाँ पर बताते हैं कि ए यूनियन बी जो है, हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन बी है वो बी इंटरसेक्शन ए के बराबर है। जिस तरह ए यूनियन बी बी यूनियन ए के बराबर होता है, इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है। और हमने पढ़ा था कि ए सबसेट है ए यूनियन बी का। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, मतलब कि इन दोनों में मतलब इन दोनों का जो आंसर आएगा ना, इन दोनों का जो आंसर आएगा ये जो हमने निकाला था पीछे भी, ये सबसेट होगा ए का, ठीक है। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट होगा बी का, मतलब या ए का सबसेट होगा या बी का सबसेट होगा, ठीक है। इसी तरह ए यूनियन बी भी हमने पढ़ लिया था, और आगे हमने डिफरेंस में पढ़ना है कि ए बी। अब डिफरेंस हम ए और बी के दरमियान किस तरह निकालते हैं, ए और बी सेट्स। जो नहीं कि ए और बी सेट्स हूँ, हम तो फॉर एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर ए और बी सेट्स का आ गया। आपके सेट का नाम कोई भी हो सकता है, डी हो सकता है, एफ हो सकता है, जी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि आप ए और बी ही नेम दें, ठीक है, या आपके पास ए और बी ही नाम है। ओके, डिफरेंस में हम करते होते हैं माइनस, माइनस करते हैं। अब माइनस में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कॉमन नहीं होते, ठीक है, कॉमन नहीं होते। अब यहाँ पर एग्जांपल है, ये बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगी कि आप भी यूनिवर्सल सेट भूल जाएं। ये ए सेट है और ये एक बी सेट है। अब इस ए और बी सेट में जो ए सेट में है और बी सेट में नहीं है वही डिफरेंस होगा। किस तरह से, ए सेट में है और बी सेट में नहीं है, ठीक है। अब ए जो है वो हमारे पास है 1 2 3 4, और जो बी है वो हमारे पास है 2 6 9। ओके, अब जो ए में है बी में नहीं है, तो डिफरेंस क्या आएगा, ए में 1 है 1, बी में नहीं है, 2 है तो 2 नहीं आएगा। क्या इसमें 3 है, नहीं, तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर आप 6 भी ले लें, नहीं वैसे 6 ले लेंगे। अब देखिए इसमें 3 भी नहीं है तो 3 भी आ जाएगा, और क्या इसमें 4 है, तो हाँ जी इसमें 4 आ जाएगा। इसका मतलब कि हमारे पास पहले सेट में मौजूद तमाम एलिमेंट्स अगर बी सेट में मौजूद नहीं है, तो हमारे पास जो डिफरेंस होगा वो ए सेट के तमाम एलिमेंट्स होंगे जो बी सेट में मौजूद नहीं होंगे। अच्छी तरह से आपने इस चीज़ को याद रखना है, पहले सेट के तमाम एलिमेंट्स, ठीक है, पहले सेट के वो एलिमेंट्स जो बी में मौजूद ना हो डिफरेंस में वही आते हैं। ओके ओके, मेंबरशिप टेबल हमने तो इंटरसेक्शन का देखा ही नहीं था, यहाँ पर देख लेते हैं मेंबरशिप टेबल भी। इसका मेंबरशिप टेबल किस तरह से बनाया गया था, ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास कंजक्शन आती थी, इसका मतलब एंड आता था। तो एंड में अगर हमारे पास एक भी ज़ीरो होता था तो हमारे पास आंसर्स का ज़ीरो ही आता, ठीक है। ये हमारे पास मेंबरशिप टेबल हो जाएगा।
डिफरेंस ये हमारे पास डिफरेंस आ गया है। अब डिफरेंस को उन्होंने इसके बराबर क्या दिया है, क्या है, नेगेशन P इम्प्लाइज Q। ठीक है, ये हमने पढ़ा था ना पीछे, P एरो Q, इसको हम क्या कहते थे, कंडीशनल एरो कहते थे हम इसको, कंडीशनल। ठीक है, और बाय कंडीशनल हमारे पास डबल एरो मिलता था, तो यहाँ पर हमने कंडीशनल स्टेटमेंट लगी, सॉरी। डिफरेंस भी हो गया। आगे इसकी वेन डायग्राम कुछ इस तरह से होती है कि ए सेट के जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो कलर्ड होंगे। ओके, रीमार्क्स में ये क्या है कि ए माइनस बी जो है वो इज नॉट इक्वल्स टू बी माइनस ए। ठीक है, हमने पढ़ा था ए यूनियन बी, बी यूनियन ए के बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए के बराबर है, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, डिफरेंस में आपस में बराबर नहीं है। ओके, आगे हमारे पास है a माइनस बी, a माइनस बी इज द सबसेट ऑफ a। ठीक है, अब a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b एंड b माइनस a आर म्यूचुअली डिस्जॉइंट सेट्स। मेंबरशिप टेबल है हमारे पास, आगे मेंबरशिप टेबल आ जाता है। मेंबरशिप टेबल हमारे पास यहाँ पर, इसके पहले हम रिमार्क्स देखते हैं, देन हम इस पर आते हैं। रिमार्क्स में जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो हमारे पास इंटरसेक्शन एंड के बराबर है, यूनियन हमारे पास और के बराबर है, इसी तरह जो हमारे पास डिफरेंस है वो हमारे पास नेगेशन P इम्प्लाइज Q के बराबर है। ठीक है, अब इसका मेंबरशिप टेबल देखते हैं। जब हमारे पास A और B 1 और 1 होंगे, इसका मतलब आंसर हमारे पास होगा 0, मतलब कि 1 में से अगर हम 1 निकाल दें तो 0 आ जाता है। इस तरह से भी याद कर सकते हैं। और अगर हम 1 में से 0 निकाल दें तो आंसर हमारे पास 1 आता है। 0 में से 1 नहीं जाते, आंसर 0 आता है। 0 में से 0 जाते हैं तो आंसर 0 आता है। लेकिन वो P इम्प्लाइज में भी इसी तरह से होता था कि अगर आपके पास पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, देन आपका आंसर जो है वो ट्रू होगा, बाकी सारी सिचुएशंस आपकी फॉल्स होंगी। कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट जब भी हम किसी भी सेट का लेते हैं तो हम उसके ऊपर उसकी पावर में छोटा सा सी लिख देते हैं, और डेफिनेटली ये होता क्या है तो मैं बताती हूँ कि ए में से अगर हम सेट में से यूनिवर्सल सेट को हम माइनस कर देते हैं। डिफरेंस हमने पीछे पढ़ लिया, डिफरेंस क्या होता है, ये जो हमारे सेट पहले सेट में मौजूद तमाम एलिमेंट्स जो ग्रुप में ना हों वो हम डिफरेंस में लिख देते हैं। ये कुछ इसके रिमार्क्स हैं, एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि ए का कॉम्प्लीमेंट जो है वो यूनिवर्सल सेट माइनस ए के बराबर होता है, और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमारे पास 5 के बराबर होता है। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। ये हमारे पास उसका टेबल है, मेंबरशिप टेबल। आगे चलते हैं, कुछ ये हमने अच्छी तरह से याद रखना है कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसको हम नेगेशन से शो करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल में छोटी सी ये एग्जांपल देख लीजिएगा, एक्सरसाइज आपके मतलब प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी हो जाएगी। हम आगे देखते हैं कि आगे क्या करना है। में आते हैं और थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, अब ए जो था वो हमारे पास 1 2 4 6 था, जबकि यूनिवर्सल सेट मेरे पास 1 2 3 आगे मतलब 100 ऑन 15 तक है। अब पहले सेट के तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, खाली सेट आ जाएगा। ठीक है, हमने तो वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो इसमें हैं और इसमें नहीं है। ठीक है, और अगर हमारे पास ए 1 2 यहाँ पर 16 होता और यूनिवर्सल सेट वही 1 से लेकर 15 तक होता, तो ए माइनस यू मतलब कि ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास 16 आ जाता। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 9 आइडेम्पोटेंट लॉस था और कम्यूटेटिव लॉ था। एसोसिएटिव लॉ ए यूनियन बी, बी यूनियन सी इसके बराबर होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये होता है। आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ में क्या है कि ए यूनियन हमारे पास जो फाई सेट है वो ए के बराबर है, और ए इंटरसेक्शन फाई सेट फाई के बराबर है। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट हमारे पास यूनियन के बराबर होता है, और इसी तरह ए इंटरसेक्शन यूनियन हमारे पास ए के बराबर। कॉम्प्लीमेंट लॉज हमने पीछे पढ़े हैं कि ए जो यूनियन है, ए इंटरसेक्शन जो है वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है।
ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास फाई के बराबर होता है। ठीक है, ये आपने डिमॉर्गन्स लॉ अच्छी तरह से लिख लेना, ये ज़्यादातर आता होता है पेपर में। प्रूफ करने आता था कि दो सेट दे दिए जाते हैं आपको और कहा जाता है कि बस आप उसका डिमॉर्गन्स लॉ निकालो। ठीक है, तो आपने इसकी सिचुएशन मतलब जिसके क्लॉज अच्छी तरह से इसको याद रखना है। डबल कॉम्प्लीमेंट लो तो वो ए कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट तो वो ए के बराबर होगा। ऑल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट सबसेट कि ए माइनस बी जो है वो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। सबसेट क्लॉज भी आपने याद रखनी है कि ए यूनियन जो सबसेट सी का है, इफ़ एंड ओनली इफ अगर हमारे पास ए सबसेट सी का होगा और बी सबसेट सी का होगा तो हमारे पास ये होगी सिचुएशन। ओके, अब सी सबसेट बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इफ एंड ओनली इफ सी जो है वो सबसेट होगा ए का और सी इज द सबसेट ऑफ बी। एब्जॉर्प्शन लॉ आ जाता है। एब्जॉर्प्शन लॉ में क्या है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए के बराबर है और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए के बराबर है। इसमें समझने वाला कुछ नहीं, सब कुछ याद करना है। जैसे कि यहाँ पर प्रूफ आइडेंटिटीज इस तरह से दिया जाता है पेपर में। ठीक है, आपने इसको प्रूफ करना है। ये तो मेंबरशिप टेबल उन्होंने कह दिया ना कि ए माइनस बी का, तो पहले हमने ए का टेबल लिख देना है, फिर बी का टेबल लिख देना है। ए माइनस बी निकाल देना है, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, 0 1 0 1 0 और 0 0 0। और फिर इसमें से हमने ए को माइनस कर देना है 1 0 1 इट्स सॉरी 1 0 इट्स 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0। अब हमने ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है हमारे पास 1 1 कॉमन है तो 1 आ जाएगा 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0। तो ये अच्छी मतलब एग्जाम्पल दी गई है, प्रैक्टिस भी हो गई है और समझ भी अच्छी तरह से क्लियर ही गया। अब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, पहले हम क्या करेंगे ए इंटरसेक्शन निकालेंगे, फिर ए इंटरसेक्शन में से हमने बी इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना। क्या मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देना हमने यूनिवर्सल सेट से। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट तो है ही नहीं, तो हमने इसका कॉम्प्लीमेंट किस तरह से निकालना, किस तरह से निकालना है। हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट है वो नेगेशन का निशान होता है, इसका मतलब वैल्यूज जो हैं वो ऑपोजिट हो जाती हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या जो आंसर है 1 वो 0 में चेंज हो जाएगा, 0 1 में, 0 1 में और 0 1 में। ठीक है, इसी तरह ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0 0 1 1 और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0 1 0 1 और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इन दोनों का यूनियन लिया जाएगा तो यहाँ 0 1 1 हो 1। आज लेक्चर नंबर 6 7 8 9 क्लियर हो गया और समझ भी आपको सारी आ गई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।